हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 8वीं सदी के तेलुगु भाषा के एक अभिलेख की खोज की है और यह आंध्र प्रदेश में आपके पिटकेश्वर मंदिर के सामने एक अभिलेख मिला है, जिसमें कुछ विशेष शब्दों की चर्चा की गई है, जिनमें कुछ अच्छे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। विशेषकर 4 लाइन का अभिलेख है, जिसमें सविस्त्री नंदेलु वारी चन्नी से बंतुपाप्रली मिल्ली अचारी एंड पोषणा नवाकट्टा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, मैं सभी पहलुओं की इसकी चर्चा करूंगा कि इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है। मोटा मोटा देखा जाए तो यह 8वीं सदी का है, इसमें कोई शक नहीं है। पिटिकाया गौला गांव में है। दूसरा, इसमें बांध बनाने की चर्चा की गई है, जिसका निर्माता प्राण बिल्ली नाम आचारी नाम का एक व्यक्ति है, जिसने बांध बनाया था और उसी ने इस अभिलेख को लिखवाया भी था। और इसी से हमें पता चलता है यहाँ की प्रारंभिक तेलुगु भाषा के बारे में भी, कि तेलुगु भाषा 8वीं सदी में प्रॉपर तरीके से प्रशासनिक भाषा बन चुकी थी। इसी से पता चलता है कि समाज में कारीगरों की भूमिका भी बढ़ रही थी और स्थानीय स्वशासन की हमें यहाँ पर जानकारी भी मिलती है कि दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा प्रॉपर तरीके से चलती थी। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, इस सभी पहलुओं की मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा कि किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है, किस तरीके से इसको हम आगे और इतिहास के दृष्टिकोण से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे स्टडी IQ में आप लोगों के लिए जो आपकी गणतंत्र दिवस जो सेल थी, रिपब्लिक डे जो सेल थी, जिसमें आपको 77% डबल वैलिडिटी के साथ में एक मौका मिल रहा था कोर्स ज्वाइन करने का, तो वो 31 तारीख तक आपको बढ़ा दिया गया है। यानी कि मेरे साथ अभी आप फरवरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फरवरी में मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जस्ट स्टार्टिंग में। तो आप लोग अभी MK लाइव कोड के माध्यम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका फायदा अपने स्तर पर उठा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ 300 प्लस नंबर के लिए और हिंदी माध्यम में अच्छी रैंक के लिए अगर आपको कोशिश करनी है तो डेफिनेटली आप हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज करेंगे, जिसकी भूमिका आप अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट पेपर में, GS के मेंस के फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में और आपके फोर्थ पेपर में सभी जगह पर इंपॉर्टेंट है और निबंध में भी। यानी कुल मिलाकर के आप 500 नंबर का पेपर नहीं बल्कि 1000 नंबर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 1000 मार्क्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं इतिहास से। तो अब आप सोच लीजिए, इतिहास कोई साधारण विषय नहीं बल्कि 1000 नंबर का आपका पेपर है, जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसमें से 60% नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए और इसको तैयार कीजिए। ठीक है ना। देखिए, यह है आपका अभिलेख, पिटकाया गुला अभिलेख। 8वीं सदी का भाषाई और ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिससे हमें तेलुगु भाषा और दक्षिण भारतीय समाज के एक नए अध्याय की हमको जानकारी मिलती है। इसकी खोज की बात की जाए तो इसको आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में किस जगह पर है। स्थान है पिटकायागुला गांव, वेस्टरपेट मंडल, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और पिटकेश्वर मंदिर के सामने एक पत्थर की शिला पर अंकित है। और यह प्रारंभिक तेलुगु भाषा के विकास का एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि प्रशासन की भाषा तेलुगु भाषा बन चुकी थी। यानी कि इस समय तक तेलुगु भाषा प्रॉपर तरीके से डेवलप होने लगी थी। और हकीकत में देखा जाए तो दोस्तों, यह अभिलेख जो है पत्थर में छुपा हुआ एक इतिहास है। इतिहास की जो भव्य गाथाएं होती हैं हमेशा राजमहलों में, सिंहासनों में, सम्राट के आदेशों में लिखी जाती थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन कभी कभी इतिहास की दूसरी बातें ऐसी भी हैं जो धूल धूसरित हो चुके ऐसे आम आदमी के द्वारा बनाई गई परंपराओं में से भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बहुत कुछ बता जाती हैं। तो हाल फिलहाल में जो अभिलेख मिला है, ये इसी प्रकार का एक अभिलेख है, जो किसी राजा ने नहीं लिखवाया, किसी राजा ने नहीं, बल्कि एक साधारण पत्थर पर लिखा हुआ एक अभिलेख है, जो वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषाई परंपरा को हमें बताता है। इस बात को ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखिएगा। अभिलेख का स्वरूप, अभिलेख में 4 पंक्तियों का संक्षिप्त अभिलेख है, जो प्रारंभिक तेलुगु भाषा की बताता है।
जो पुरातन तेलुगु है, जिस पर प्राकृत का प्रभाव थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। और इसकी जो खोज है उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एपिग्राफिकल खोज माना है, इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। मूल पाठ क्या है, इसमें 4 लाइन का है। यह है स्वास्थ्य श्री नंडेलुवारी, चन सिंह वंथु प्राणी, मिल्ली आचारी और पदसिना नवकट्टा। यानी कि शब्द श्री का मतलब होता है मांगलिक और शुभ कार्य शब्द है। नंडेलुवारी स्थानीय कुल और समुदाय से संबंधित है, ठीक है ना। प्राण मिल्ली आचारी शिल्पकार, कारीगर और स्थापत्य विशेषज्ञ है, जिसका नाम है प्राण मिल्ली आचारी। उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये अभिलेख लिखा है। और नवकट्टा इसका मतलब नया, और कट्टा मीन्स तटबंध, नया बांध बनाया। यानी कि देखा जाए तो यह अभिलेख किसी राजा की विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक आम आदमी के द्वारा, एक कारीगर वर्ग के द्वारा, जिसका नाम है प्राण मिल्ली आचारी, उसने 8वीं सदी के राणाडू क्षेत्र में एक बांध बनाया था और उसी ने अपना ये अभिलेख लिखवाया है। लिखवाया क्या मतलब, लिखा है ये। इसका मतलब हो गया कि सिंपल सा कि अब राजशक्ति और लोक शक्ति दोनों मिलकर के सह अस्तित्व के साथ रह रही थी। यानी कि विकास कार्यों की जिम्मेदारी केवल अब राजा की नहीं थी, बल्कि स्थानीय लोग भी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना विकास कर रहे थे। यानी कि स्थानीय स्वशासन की कहीं ना कहीं एक परंपरा हमको दिखाई देती है, जो कि पल्लव काल में हमने स्पष्ट तौर पर जानी थी, देखा भी था हम लोगों ने, ठीक है ना। यानी कि राजकीय प्रशासन के साथ साथ लोक प्रशासन भी इसमें को एग्जिस्टेंस के संदर्भ को दर्शाता है, शो करता है, ठीक है ना। अब ये बात समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में प्राण मिल्ली आचारी कौन था, एक कुशल शिल्पकार कारीगर है। अब लेख में राजा के बजाय आचारी कारीगर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यह दर्शाता है कि उस समय समाज में शिल्पकारों और पेशेवर समूह का दर्जा उनका ऊंचा था। वो अपने स्तर पर अपनी बहुत सारी कार्य कर सकते थे, हमेशा राजा ही नहीं कर सकता था। प्राण मिल्ली आचारी एक चीज, इसका मतलब, अब इसका मतलब है कि शासन प्रशासन सामाजिक आर्थिक आधार में जन भागीदारी की भूमिका मिल रही थी। सार्वजनिक निर्माण कार्यों में राजा ही भूमिका नहीं निभा रहा था, बल्कि पेशेवर लोग भी आचार्य हुए। आचार्य शब्द का उपयोग यह सिद्ध करता है कि तकनीकी कौशल का सम्मान किया जाता था और उसका अभिलेख लिखा जा रहा है, वो काम भी कर रहा है। विकेंद्रीकृत समाज की बात कर रहा है, स्थानीय समुदायों के पास अपने संसाधन विकसित करने की शक्ति थी, यानी कि स्थानीय स्वशासन, यानी कि केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत। ये सारी चीजें यहां पर हमको दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ी चीज है आर्थिक इतिहास, जल प्रबंधन को लेकर के, कि कैसे नवकट्टा यानी कि सिंचाई और अन्य जल व्यवस्थाओं के लिए यह नया बांध बनाया गया। कृषि अर्थव्यवस्था के लिए 8वीं सदी में कृषि के विकास के लिए बनाया गया। मंदिर और अर्थव्यवस्था, पिटकेश्वर मंदिर के पास इसका निर्माण धर्म और आर्थिक विकास के जुड़ाव को दर्शाता है कि मंदिर के पास है ये। तो यानी कि धर्म का कार्य भी, कृषि का कार्य भी, आर्थिक विकास का कार्य भी, सामाजिक भागीदारी भी, ये सारी चीजों का एक संतुलन है। अब आप समझिएगा, यानी कि ये खोज एक गुमनाम इंजीनियर और उसके बांध की कहानी को बताती है, साथ के साथ समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, संस्कृति, इन सब के बीच में आपसी सम्मिश्रण को भी दर्शाती है, आपसी सम्मिश्रण को भी। अब आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। और राजनीतिक संदर्भ, राणाडू क्षेत्र है वहां का, यानी कि स्थानीय राजकीय प्रशासन के अधीन था, लेकिन अभिलेख में किसी राजा का नाम नहीं है। यानी कि ये एक स्थानीय स्वशासन की अपनी एक परंपरा है, राजा का यहां पर किसी तरह का कोई रोल नहीं था। कुल मिलाकर के भाषाई महत्व की बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यह प्राकृत से तेलुगु भाषा की ओर बढ़ने का एक संकेत है। प्राकृत से यानी कि संस्कृत का जो प्रभुत्व था उसको हटाया जा रहा है, प्राकृत से तेलुगु यानी कि स्थानीय भाषा का विकास हो रहा है, क्योंकि यह तेलुगु भाषा के विकास के उस दौर को दिखाता है जब प्राकृत के प्रभाव से बाहर निकल रही थी। यानी कि तेलुगु अब बोली नहीं, बल्कि एक भाषा के और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली एक भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। यह आप समझिएगा। तो यानी कि प्राकृत भाषा से बाहर निकल रही है, बोली से एक भाषा के रूप में बदल रही है। एक राजकीय भाषा
प्रशासनिक भाषा के रूप में तब्दील हो रही है। यह अपने आप में एक दूसरा महत्व है, ठीक है ना। और तेलुगु के सबसे प्रारंभिक लिखित प्रमाणों में से एक है। इसमें जो शब्द और वाक्य विन्यास हैं वो तेलुगु के व्याकरण मूल के समझने में सहायक हैं। और ध्यान रखिएगा, यह संस्कृत प्रधान अभिलेखों से हटकर लोक भाषा की ओर बढ़ने लगी, वर्नाकुलर की ओर। यानी कि संस्कृत के प्रभुत्व को जो अभिलेखों में इस्तेमाल किया जाता था उसको हटा रही है, उसको प्रमाणित कर रही है कि अब उसका उतना महत्व नहीं है। यानी कि जो देव भाषा संस्कृत में जो अभिलेख लिखे जाते थे उनको यहां से हटवाने की परंपरा है और स्थानीय भाषा को वरीयता देने की परंपरा शुरू हो चुकी है। यानी कि यह एकमात्र एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा अकाट्य साक्ष्य मिल गया है कि तेलुगु भाषा बोली से लोक भाषा बन रही थी, लिखित रूप धारण कर रही थी, उसका अपना व्याकरण तैयार कर रही थी यह। और इसकी कंटिन्यूटी के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह खोज तेलुगु लिपि के क्रमिक विकास को समझने में एक मिसिंग लिंक को जोड़ती है और यह एक तरीके से सांस्कृतिक धरोहर भी है। अब आप समझ लीजिएगा, तो इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। यह केवल 4 शब्द का 4 लाइनों का अभिलेख नहीं है, बल्कि इसके अर्थ बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे। अब आप समझ लीजिएगा, तो मुख्य बिंदु क्या है? 8वीं सदी का अभिलेख तेलुगु भाषा का मानक अभिलेख है। शिल्पकारों की उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, उनकी भूमिका को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के विकास में राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्थानीय स्तर पर लोग जो हैं अपना खुद की व्यवस्था का प्रबंधन कर सकते हैं और राजनीतिक विकेंद्रीकृत का यह एक तरीके से उदाहरण भी है। यह आप समझ लीजिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह एक टुकड़ा नहीं है, यह प्राचीन भारत में विकास बागडोर राजाओं के हाथों में नहीं थी, इस बात को दर्शाता है। और परामिली आचार्य, इंजीनियर और स्थानीय समुदाय राष्ट्र के निर्माण के वास्तविक सहायक थे। ठीक है, तो यह आप समझ लीजिएगा। तो यह है आपका इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से इतिहास के अन्य विषयों को गहराई से समझने के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल @मनोज कुमार हिस्ट्री पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।